हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह। आज मैं फिर फर्स्ट ईयर के लिए लेके आया हूँ सदिश में अगला वीडियो। सदिश में हम लोग पढ़ चुके थे सदिश के प्रकार। सदिश किसे कहते हैं, फिर सदिश के प्रकार, सदिशों के प्रकार में आपको पूरा बताया गया था। सदिशों के प्रकार के बाद हम लोग पढ़ चुके हैं सदिशों का जोड़ और सदिशों का अंतर। योग और अंतर हम लोग ज्यामिति और गणितीय दोनों विधि से उसको देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे सदिशों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। कि सदिशों का हम लोग आपस में मल्टीप्लिकेशन करें तो कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखने को ये मिलता है कि दो सदिश राशियों का आपस में गुणा करने पे हम लोगों को एक गुणनफल में सदिश राशि प्राप्त होता है और दूसरे प्रकार के गुणनफल हम लोगों को अदिश राशि प्राप्त होता है। जैसे अगर हम लोग बल और विस्थापन का अगर हम लोग गुणनफल निकालें तो इसमें निकलेगा कार्य, और कार्य जो है अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि बल और विस्थापन ये दोनों जो है सदिश राशि हैं। तो बल और विस्थापन सदिश राशि हैं, तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि बल और विस्थापन दोनों सदिश हैं, फिर भी इनका गुणनफल जो है अदिश है। इसी तरह के दूसरे उदाहरण में टाउ इक्वल टू एफ क्रॉस टी, ये बल और इसमें जो होता है ये दूरी का है या विस्थापन, तो ये यहाँ पे जो गुणनफल निकलता है उसमें निकलता है बल आगुण, और बल आगुण जो है एक सदिश राशि है। यानी कि दो सदिश राशियों का आपस में गुणनफल करने पर हम लोगों को अदिश राशि भी प्राप्त हो रहा है और सदिश राशि भी प्राप्त हो रहा है। इसके आधार पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स जो है दो प्रकार के होते हैं, उसका नाम भी इसी तरह से रख दिया जाता है। पहला प्रकार इसका हो जाता है सदिशों के गुणन में ज़्यादा नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा लिखना है कि दो सदिश राशियों के गुणनफल से सदिश राशियाँ प्राप्त होती हैं, साथ ही साथ अदिश राशियाँ भी प्राप्त होती हैं। इस आधार पे सदिश राशियों का गुणन जो है दो विधियों से किया जाता है। एक विधि जो होती है उसे हम लोग कहते हैं सदिश गुणन। पहले हम लोग अदिश को देखें। अदिश गुणन या इसी को हम लोग कहते हैं डाट गुणन। सदिश गुणन मतलब, अदिश गुणन मतलब स्केलर और डॉट मल्टीप्लिकेशन। मतलब दो सदिश राशियों का आपस में गुणा कराने पे यदि हम लोगों को अदिश राशि प्राप्त होती है, उस गुणन को या इस विधि को या इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अदिश गुणन। दो सदिश राशियों के गुणनफल से यदि अदिश राशि प्राप्त होती है तो इस गुणन को कहते हैं हम लोग अदिश गुणन। अदिश गुणन को हम लोग इस डाट बिंदी से दिखाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डाट मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। जैसे कि यदि हम लोगों के पास दो सदिश राशि हो, सदिश ए और सदिश बी, तो इसका गुणनफल कितना होता है, इसका गुणनफल निकल के आता है ए बी कॉस थीटा, जहाँ ए जो है सदिश ए का मापांक है और बी जो है सदिश बी का मापांक है, और थीटा जो है सदिश ए और सदिश बी के बीच बना कोण है, जबकि इसको धनात्मक दिशा में, थीटा को नापने के लिए धनात्मक दिशा में इसका उपयोग किया जाए। तो ये जो है सदिश गुणन की परिभाषा होती है कि दो सदिश राशियों का गुणनफल यदि अदिश राशि प्राप्त होता है तो इस गुणन को हम कहते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन को हम लोग इस डाट के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इसके लिए इसे हम लोग डाट गुणन भी कहते हैं, डाट मल्टीप्लिकेशन। और इसका मान क्या होता है, तो ए और बी दो सदिशों जिनके बीच का कोण अगर थीटा हो तो ए डॉट बी बराबर हो जाता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ ए और बी जो है क्रमशः सदिश ए और सदिश बी की मापांक है, और थीटा जो है सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण है। तो इस प्रकार ये परिभाषा जो है
सदिश अदिश गुणन के शुरू होती है। अब इसका अगर एग्जाम्पल लें हम लोग अदिश गुणन का एग्जाम्पल लें, या अदिश गुणन में थोड़ा सा और हम लोग बात कर सकते हैं। अदिश गुणन में और क्या बात हो सकती है कि अदिश गुणन में गुणनफल अदिश प्राप्त होता है, जबकि दी गई राशियाँ जो होती है वो सदिश होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे स्केलर में चेंज करते हैं इस गुणन की सहायता से, इस पर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये है सदिश ए और इसके साथ थीटा कोण पे है सदिश बी। अब इसमें यदि हम लोग इस यहाँ से प्रक्षेप डालें तो प्रक्षेप डालने पर दिखाई ये देता है कि ए डॉट बी का जो मान है, वो यहाँ से इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए इंटू बी कॉस थीटा, जहाँ बी जो है सदिश बी का परिमाण है। अब इसको हम लोग ओ पी क्यू और यहाँ पे यम ले लें तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि ये जो ओ एम है ये ओ क्यू का प्रक्षेप है। प्रक्षेप मीन्स प्रोजेक्ट छाया। ओ क्यू का छाया जो है ओ एम के बराबर है। तो इसमें अगर हम लोग त्रिभुज चुने ओ एम क्यू, इसमें देखने को मिलता है कि ओ एम बटे ओ क्यू इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से मिल जाता है ओ एम इक्वल टू ओ क्यू कॉस थीटा। और ओ क्यू जो है इस सदिश बी का परिमाण है, तो यहाँ लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। और ओ एम जो है इस सदिश बी का सदिश ए की दिशा में प्रक्षेप है, तो ये हो जाता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश ए का परिमाण और गुणे सदिश ए का परिमाण और गुणे क्या ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप। तो ये है ए डॉट बी का ज्यामितीय अर्थ कि ए डॉट बी का ज्यामितीय अर्थ यह है कि ए का परिमाण ले लेंगे और सदिश ए की दिशा में सदिश बी का जो प्रक्षेप निकल रहा है उसका आपस में गुणा करा देंगे, तो भी हम लोगों को ए और बी के बीच ए और बी का जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है प्राप्त हो जाता है, इसका परिमाण मिल जाता है। इसके विपरीत अगर हम लोग इसको उल्टा कर दें, बी क्रॉस ए कर दें, बी डॉट ए, इसको हम पढ़ते भी ऐसे हैं अदिश गुणन को बी डॉट ए या ए डॉट बी। तो इस डिफिनेशन से अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा बी और बी की दिशा में सदिश ए का प्रक्षेप। तो ये जो है स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है कि ए डॉट बी का मतलब क्या होता है। ए डॉट बी का मतलब हम लोग ए डॉट बी भी निकाल सकते हैं, बी डॉट ए भी निकाल सकते हैं। ए डॉट बी का मतलब ए, और इसमें गुणा कराएंगे ए की दिशा में बी का जो भी प्रक्षेप होगा उसके मापांक से, और बी डॉट ए मतलब सदिश बी का परिमाण और बी की दिशा में सदिश ए का प्रक्षेप, उसका जो मापांक मिलेगा इसका गुणा करा के हम लोग बी और ए के बीच का जो है अदिश गुणन जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद से अदिश गुणन के उदाहरण। तो अदिश गुणन के उदाहरण में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल जो लेते हैं कार्य का। कार्य जो है एक अदिश राशि है, लेकिन कार्य जो है प्राप्त होता है विस्थापन और बल के द्वारा। तो यदि किसी वस्तु पर एकदम इसी पैटर्न पे लेंगे हम लोग, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाकर इसे बल की दिशा से थीटा कोण पर अगर यहाँ से डी दूरी तक विस्थापित कर दिया जाए तो यहाँ पे विस्थापन जो है डी है और ये जो है बल है। बल की दिशा में विस्थापन नहीं है, बल से थीटा कोण पे वस्तु को डी दूरी तक विस्थापित किया गया है। तो कार्य कितना होता है
तो कार्य का माप जो आपको पहले बताया गया, बल गुणे क्या लिखते हैं, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन, बल गुणे बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन। तो बल है यहाँ पे, बल है, तो बल तो है F, लेकिन बल F है तो बल का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा, तो आपको बताया गया था एक सदिश राशि का वियोजन करके टॉपिक बताया गया था कि एक सदिश राशि को हम लोग अनंत प्रकार से वियोजित कर सकते हैं, लेकिन उसके जो दो प्रमुख एक जो प्रमुख वियोजन है जिसमें हम लोग जो है सदिश को परस्पर लंब घटकों में वियोजित करते हैं, जिसको कि हम लोग समकोणीय वियोजन करते हैं। अगर उस तरह से वियोजन किया जाए तो ये हो जाएगा F cos थीटा, इस दिशा में होगा, और इसके लंबवत होगा F sin थीटा। इसके दो कंपोनेंट होंगे। तो बल तो लगाया गया है F, लेकिन बल चूंकि वस्तु के विस्थापन की दिशा में नहीं है, इसलिए बल का एक घटक हो जाएगा F cos थीटा। और वस्तु का विस्थापन जो है इस बल F cos थीटा की दिशा में हो रहा है, यहाँ हो जाएगा F, बल हो जाएगा F नहीं होगा, बल होगा F cos थीटा इंटू बल की दिशा में विस्थापन D, ये हो जाएगा FD cos थीटा। FD cos थीटा मतलब इसको हम लिख सकते हैं F डॉट T, यानी कि कार्य W बराबर जो होता है, कार्य W का जो मान होता है बल और विस्थापन के अदिश गुणन के तुल्य होता है। बल W बराबर कार्य W बराबर F डॉट D, यानी कि FD cos थीटा। FD cos थीटा जो बल निकला हुआ है इसको हम F डॉट D भी लिख सकते हैं, और F डॉट D का मतलब वही होता है कि वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन अर्थात FD cos थीटा, और F डॉट D मतलब वस्तु पर किया गया कार्य। इसको हम लोग परिभाषा से करेंगे, A डॉट B की परिभाषा AB cos थीटा, वैसे F डॉट D की परिभाषा होगा FD cos थीटा। तो ये जो है बल के लिए एक नया सूत्र FD cos थीटा। इसमें हम लोगों को एक कोण भी चाहिए। इस प्रकार हम लोग अलग अलग स्थिति में जाके देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाए, उस लगाए गए बल के द्वारा अधिकतम न्यूनतम और ऋणात्मक धनात्मक कार्य कब कब होंगे, यह सब कुछ निर्भर करेगा इस थीटा पर। थीटा का मान बदलने पे किए गए कार्य का मान प्रभावित होगा। थीटा बराबर 0 पे W का मान अधिकतम होगा, थीटा बराबर 90 अंश पे W का मान न्यूनतम 0 हो जाएगा, क्योंकि काश में 90 अंश का मान जो है 0 होता है। यानी कि किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु में विस्थापन जो लगाए गए बल के लंबवत हो, वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु का विस्थापन ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे कूली जो है स्टेशन पे अपने सर पे बोझ लेके, क्या होता है, बोझ लेके अपने सर पे बोझ लेके चलता है, सर पे जो बोझ लगा होता है इसके, तो इसका विस्थापन जो होता है इस दिशा में होता है, बल जो इस दिशा में लगाया जाता है। तो विस्थापन और बल यहाँ पे लंबवत है, और विस्थापन और बल लंबवत होने के कारण यहाँ का जो वर्कडन है वो 0 होता है। यानी कि प्लेटफॉर्म पे कूली अपने सर पे बोझ लेके जो क्षैतिज चलता है, उस दशा में भौतिक विज्ञान के परिभाषा के अनुसार उसके द्वारा किया गया कार्य जो है 0 होता है, क्योंकि बल जो है उस वस्तु पे वो ऊपर को लगाता है, और विस्थापन जो क्षैतिज होता है, यहाँ पे थीटा का मान 90 अंश होता है, और थीटा का मान 90 अंश मतलब काश थीटा 90 काश 90 0, तो पूरे वर्कडन का मान भी 0 हो जाता है। इसी तरह से जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य के चारों चक्कर लगाया जाता है, इस चक्कर के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल का मान जो है इस सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले वो अभिकेंद्र बल से प्राप्त होता है। और अभिकेंद्र बल की दिशा जो होती है सूर्य की ओर होता है, और पृथ्वी के परिभ्रमण की जो दिशा होती है वह इसके, ये दोनों जब परस्पर लंब होते हैं, इसलिए पृथ्वी के द्वारा सूर्य के परिभ्रमण करने की प्रक्रिया में कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा का मान 90 अंश होता है, और थीटा का मान 90 अंश होने के कारण वर्कडन इस क्रिया में भी 0 होता है। इसीलिए पृथ्वी अनंत काल से सूर्य का परिक्रमण कर रही है, और आगे अनंत काल तक जो सूर्य का परिक्रमण ऐसे करती रहेगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है।
और छोटे स्तर पे चलेंगे हम लोग, तो छोटे स्तर पे कोई परमाणु होता है, तो परमाणु में नाभिक, और नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पे वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है इस नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है, और यहाँ पर भी इस इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा और इस पर लगने वाले बल की दिशा जो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और लंबवत होने के कारण यहाँ पर भी विवर्तन क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। इसलिए नाभिक के भीतर, परमाणु के भीतर नाभिक का परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई ऊर्जा हानि नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक का जो है सतत परिक्रमण करते रहते हैं, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कोई ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो ये एक उदाहरण है कब, जब बल और विस्थापन पता हो, तो बल और विस्थापन की सहायता से कार्य का मान कैसे निकालेंगे। तो कार्य W बराबर F/T। एक और अदिश गुणन का अच्छा उदाहरण है, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 में अगर हम लोग देखें तो चुंबकीय फ्लक्स हम लोग पढ़े थे, चुंबकीय फ्लक्स φB, इसका सूत्र याद होगा आपको, BA cos थीटा, और BA cos थीटा को लिखा जा सकता है B डॉट A, BA cos थीटा को लिखा जा सकता है B डॉट A, क्योंकि B जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, A जो है वह क्षेत्रफल है जिससे होकर चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, और थीटा जो है उस क्षेत्र पर खींचा गया अविलंब होता है। थीटा जो है क्षेत्र पर खींचा गया, क्षेत्र के पृष्ठ पर खींचा गया अविलंब होता है। इस अविलंब की दिशा होती है सदिश, एकांक सदिश अगर ले तो सदिशें, और इसके दिशा के साथ जो है जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो कोण बनाती हैं, इसके साथ चुंबकीय बल रेखाएं जो कोण बनाती हैं, इस चुंबकीय बल रेखा, ये B की दिशा इस बिंदु पर A की दिशा है, और इसके बीच का कोण होता है थीटा। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो कोण बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा इस पृष्ठ के लंबवत दिशा से जो कोण बनता है उसी कोण को यहाँ कहते हैं थीटा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश भी एक सदिश राशि है, और क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल से प्राप्त होता है चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश गुणन का उदाहरण है, ऐसे ही कार्य भी अदिश गुणन का उदाहरण है, और आगे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि अदिश गुणन का और भी क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। इसके बाद से है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अदिश गुणन के गुण। इसके बाद का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब अदिश गुणन जो है किन किन बीजगणितीय नियमों का पालन करता है। इसमें सबसे पहला नियम आता है कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमेय नियम। तो इसमें हम ये देखेंगे कि क्या अदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो निश्चित है कि अगर कोई गुणनफल यदि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो उसका मतलब होता है कि A और B दो सदिशों तो इनका अदिश गुणन का मान A डॉट B और B डॉट A का मान आपस में अगर बराबर है तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या अदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय नियम के लिए हम लोग अदिश लेंगे, एक लेंगे सदिश और दूसरा लेंगे कोण थीटा हो गया, ये हो गया सदिश B, और सीधा सीधा मतलब हुआ कि A डॉट B मतलब AB cos थीटा।
ए बी कास्ट थीटा मतलब इसमें ध्यान देना है कि ए डॉट बी करेंगे तो ए से बी की ओर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे ए डॉट, उसको उस थीटा उस कोण को यहाँ लेना होता है कि ए से बी की ओर जाने पे जो कोण बनता है। ए डॉट बी है तो ए से बी की ओर। इसके विपरीत अगर हम यहाँ लिखते हैं बी डॉट ए, तो बी डॉट ए लिखेंगे लोग, तो बी से ए की ओर आने पे जो कोण बनेगा वो होगा बी डॉट ए। तो इस बिंदु पे कुल कोण बनेगा 360, और 360 में से अगर इतना कोण निकाल देंगे बचेगा यहाँ 360 या माइनस थीटा। तो यहाँ बी डॉट ए का मान हो जाएगा बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, और कास 360 माइनस थीटा का मान कास थीटा होता है। ए बी को बी ए लिख सकते हैं। ए बी मतलब दो अंकों का आपस में गुणा, जैसे 2 अंकों का गुणा मतलब 3 × 5 और 5 × 3, इसका कोई मतलब नहीं है, ये अंक स्केलर भी हो सकता है। तो यहाँ पे बी ए को लिख सकते हैं ए बी, और कास्ट 360 माइनस थीटा होता है कास्ट थीटा। तो ए बी कास्ट थीटा इसमें भी निकला, ए बी कास्ट थीटा उसमें भी निकला। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो होता है, ये जो अदिश गुणन है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको मान समीकरण 1, इसको मान समीकरण 2, और इसके आधार पर क्लियर है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, अर्थात अदिश गुणन जो है, अदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अदिश गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसके बाद क्रम विनिमय नियम के बाद दूसरा प्रॉपर्टी आएगी, और देखा जाए 2 क्रम विनिमय नियम, दूसरा पहला हो गया। दूसरा, 2 सदिशों का अदिश गुणन, 2 सदिशों का अदिश गुणन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। दो सदिशों का अदिश गुणन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। जबकि 2 सदिशों का मापांक सदैव धनात्मक होता है। तो ए और बी इसके मापांक हैं। तो इस पूरे ए बी कास्ट थीटा में किस वजह से ये राशि ऋणात्मक हो सकती है? तो ऋणात्मक होने या धनात्मक होने वाली राशि कौन सी बच रही है? थीटा। तो ए डॉट बी में मान इसका ए बी कास्ट थीटा। अब इसमें स्थिति फर्स्ट ले लीजिए, यदि थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा का मान 90 से छोटा हो, तो कास्ट थीटा का मान क्या होगा? धनात्मक होगा। और कास्ट थीटा का मान धनात्मक होगा तो ए डॉट बी भी क्या होगा? ए डॉट बी का मान भी धनात्मक होगा। धनात्मक मतलब शून्य से बड़ा। अब यदि थीटा का मान ले लिया जाए 90-80 दें, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कास्ट थीटा की वैल्यू जो है, कास्ट 90 की वैल्यू जो सीधे सीधे 0 हो जाएगा। और इस अवस्था में ये ए डॉट बी का मान जो है सीधे सीधे 0 हो जाएगा। यानी कि 2 सदिश राशियों का मापांक चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि वो दोनों परस्पर लंबवत काम कर रहे हैं, दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, तो उनका अदिश गुणन का मान जो है 0 होता है। और तीसरा, यदि थीटा लाइज बिटवीन मतलब मीन्स 90 डिग्री से बड़ा हो और ये 180 से छोटा हो, तो 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम, मतलब हम द्वितीय चतुर्थांश में गए। और द्वितीय चतुर्थांश में कास्ट थीटा का मान ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे कास्ट थीटा बिकम्स लेस देन 0 मतलब ऋणात्मक। तो ए डॉट बी का मान भी क्या होगा? ए डॉट बी का मान भी 0 से छोटा हो जाएगा, अर्थात ये राशि जो होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक हो जाएगी। तो वही ऊपर लिखा गया है 2 सदिशों का अदिश गुणन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है।
ये जो है दूसरी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। दूसरी प्रॉपर्टी के बाद हम तीसरे पे बात करें हम लोग। दो गुण पढ़ लिए हम लोग अदिश गुणन के। तीसरा प्रॉपर्टी है स्केलर गुणन। तीसरी प्रॉपर्टी है अदिश गुणन। अदिश गुणन वितरित होता है, मतलब अदिश गुणन वह वितरण नियम का पालन करती है। अदिश गुणन वितरण के नियम का पालन करती है। वितरण का नियम क्या होता है? वितरण का नियम होता है कि हमारे पास अगर तीन अदिश हैं या तीन सदिश हैं, सदिश ए डॉट सदिश बी प्लस सदिश सी, तीन सदिश, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी, तो इसका अगर वितरण नियम का पालन करता है तो यहाँ पे हम लोग को मिलना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहले हम लोग बी और सी को जोड़े और बी और सी को जोड़ने के बाद तब हम लोगों ने उसमें उसका जो ए के साथ अदिश गुणन प्राप्त किया LHS में। और RHS में पहले हम ए और बी का अदिश गुणन निकाले, फिर ए और सी का अदिश गुणन निकाले और फिर इन दोनों का गुणा करा के निकाले ए डॉट गुणा कराने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिए। इसको करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास तीन सदिश चाहिए, इस बार एक सदिश हो गया और ये मान लीजिए दूसरा सदिश है और इसके साथ मान लीजिए तीसरा सदिश है। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ मिला देंगे तो ये हो जाएगा सदिश बी प्लस सदिश सी, क्योंकि ये सदिश बी का है, ये सदिश सी हो जाएगा। अब यहाँ के बाद जो है यहाँ से प्रक्षेप डाल लीजिए, मान लीजिए P है, यहाँ से प्रक्षेप डाल दीजिए, मान लीजिए ये Q है और यहाँ पे O ले लीजिए OPQ, बस। इसके बाद हम लोग सीधे मान निकाल सकते हैं। अब इसमें इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग पहले LHS का मान निकालें, फिर RHS का मान निकालें और दोनों को आपस में क्या करें? जोड़ दें। दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो B और C के योग का प्रोजेक्ट जो है OQ के बराबर है और केवल B का प्रोजेक्ट जो है ये क्या कहते हैं OP है। तो यहाँ पे A डॉट बी प्लस सी, तो A डॉट बी प्लस सी का मान कितना होगा? A डॉट बी प्लस सी का मान कितना होगा? तो परिभाषा पे चलिए, जैसे आपको हम शुरू में भी बताए थे ज्यामितीय रूप में कि A डॉट बी का मतलब क्या होता है। तो इसमें बताए थे हम कि सदिश A का परिमाण और A की दिशा में B का प्रक्षेप, तो सदिश A और इसमें गुणा करेंगे A की दिशा में B प्लस C का प्रक्षेप, इसी से होता है ये प्रक्षेप हो। अब सदिश A, तो सदिश A जो है इसका परिमाण है और इसके दिशा में B प्लस C का प्रक्षेप किसके बराबर है? तो ये जो है OQ के बराबर है। तो यहाँ सदिश के बिना लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे OQ। ये हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ ये A जो है सदिश A का परिमाण है और OQ जो है B और C का जो योग है उसका प्रक्षेप है इस A की दिशा में। अब इसके बाद RHS निकालें, A डॉट B प्लस A डॉट C। तो A डॉट B मतलब A इंटू A की दिशा में B का प्रक्षेप और प्लस, अब ज्यामितीय परिभाषा चल रहा है, A डॉट C का मतलब A और A की दिशा में इस बार किसका प्रक्षेप लेंगे? C का प्रक्षेप, सदिश C, सदिश यहाँ सदिश B का प्रक्षेप और यहाँ सदिश C का प्रक्षेप। प्रक्षेप माने वही छाया। तो A इंटू
ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप, ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप जो है किसके बराबर, ओपी के बराबर, और प्लस ये इंटू ए आ गया ए, और यहाँ पे ए की दिशा में सी का प्रक्षेप, सी का प्रक्षेप जो है इस ए की दिशा में पी क्यू के बराबर है, तो ये हो जाएगा पी क्यू। अब इसमें से ए कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा ओ पी प्लस पी क्यू, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ए इंटू ओ क्यू। इसको कर लें समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो RHS बराबर हो गए, ए इंटू ओ क्यू यहाँ भी है, ए इंटू ओ क्यू यहाँ भी है, तो यहाँ आके हम कह सकते हैं कि जब समीकरण 1 और 2 के RHS बराबर है तो समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करेंगे, कि तुलना करने पर तो इसका LHS भी बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मतलब ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और इसमें सिद्ध होता है कि सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो वितरित होता है, वितरित होता है मतलब योग पे वितरित होता है। सदिशों का अदिश गुणन जो है योग पर वितरित होता है। इसके बाद ये तीसरी प्रॉपर्टी है, चौथा है ये इसके 3 प्रॉपर्टी हो गई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तीसरी प्रॉपर्टी है। और इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी में चौथा, यदि थीटा इक्वल टू 90 अंश, जो अदिश गुणन वाला थीटा दे रहे हैं उसका मान यदि 90 अंश हो जाए तो क्या होगा, तो ए डॉट बी का जो मान है वो हो जाएगा ए बी cos 90, और ए बी cos 90 मतलब cos 90 का मान 0 होता है और इसका मान हो जाएगा सीधे सीधे 0। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि परस्पर लंब सदिशों का अदिश गुणन या डॉट प्रोडक्ट, दो परस्पर लंब सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है, 0 होता है। दो परस्पर लंब सदिशों का अदिश गुणन जो है 0 होता है। ये प्रॉपर्टी 4। तो अगर थीटा की बात हो रही है तो अगला हम लोग कर लेते हैं 0 अंश के लिए, 0 अंश के लिए अगला मतलब 4 हो गया। 5वां कर लेते हैं हम लोग कि यदि थीटा बराबर 0 अंश, तो इसमें ये जो याद रखने वाली चीज़ है कि दो परस्पर लंब सदिशों का अदिश गुणन जो होता है वो 0 होता है। अगले कंडीशन में यदि थीटा बराबर 0 अंश तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कॉस 0 अंश, और कॉस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा ए बी। अब इसमें यदि हम लोग एक और कंडीशन लगा दें तो एक थोड़ा सा अच्छा हम लोगों को देखने को मिलेगा, सदिश ए इक्वल टू सदिश बी, यानी कि दो परस्पर समान सदिशों का अदिश गुणन, या ये कहें कि स्व अदिश गुणन, यानी कि ए डॉट ए क्या होगा, ए इंटू कॉस 0, और ए इंटू कॉस 0 मतलब कॉस 0 का मान है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1, यानी कि ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि किसी भी सदिश राशि का स्व अदिश गुणन मतलब अपने में ही वो अदिश गुणन करे तो उसका मान जो है उस सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी सदिश राशि का स्व अदिश गुणन जो है उस सदिश राशि के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसको आप प्रॉपर्टी में लिखेंगे, प्रॉपर्टी 5 में, कि किसी सदिश राशि का स्व अदिश गुणन सदिश के परिमाण के वर्ग के
बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चल रही हैं और इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि किसी सदिश राशि का स्व अदिश गुणन का जो मान होता है सदिश राशि के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर, सदिश के बराबर नहीं, सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसके बाद अगला में लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणन। लंबकोणीय एकांक सदिशों का गुणन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी सहायता से हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति या 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का अध्ययन करते हैं और वहाँ से हम लोगों को चीज़ें प्राप्त होती हैं, बहुत रिजल्ट निकाले जाते हैं वहाँ से। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 5वां हो गया था, छठवां में चल रहा है लंबकोणीय एकांक सदिशों का अदिश गुणन। इसमें हम जानते हैं कि आई, जे और के 3 एकांक सदिश लिए जाते हैं 3 डायमेंशन में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश लेते हैं आई, इसकी दिशा में लेते हैं एकांक सदिश जे और इसकी दिशा में लेते हैं एकांक सदिश के। अब इसका यदि अदिश गुणन करावें हम, मतलब आई डॉट जे का करावें, तो इसमें ले लेंगे यदि आई, जे तथा के क्रमशः एक्स, वाई तथा जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, तो यहाँ हम लोग को पता है कि एक्स, वाई और जेड अक्षों के बीच में किन्हीं भी 2 अक्षों के बीच में जो है समकोण बनता है। और ये जो आई, जे और के हैं ये अक्षों की ही दिशा में है, यानी कि आई और जे के बीच में 90 अंश का कोण, और के की दिशा जो ऐसे इसके लंबवत ऐसे है, तो जे और के बीच में 90 अंश का, के और आई के बीच में भी 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पे आई डॉट जे, इसमें 2 भाग कर लें, आई डॉट जे का मान, तो आई का मापांक 1, जे का मापांक 1 और cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 0। ऐसे ही जे क्रॉस के, जे डॉट के भी होगा 1 cos 90, क्योंकि आई, जे और के बीच में भी 90 अंश का कोण, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 मीन्स ये भी 0 हो जाएगा। और के डॉट आई का मान भी 1 cos 90, और इसका मान भी चलेंगे लोग तो 1.1 0, ये भी हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई, ये सबका मान जो है 0 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन तीनों का गुणनफल जो बराबर होता है, और किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग चलें, अब स्व अदिश गुणन देखें। इसका जो दूसरा क्वालिटी है बी, आई डॉट आई का मान कितना होगा? आई डॉट आई का मान होगा 1 और आई के साथ जो कोण बनेगा वो उसी की दिशा में, एक ही दिशा में होंगे तो कोण बनेगा, तो वो कोण जो होगा वो 0 अंश का होगा, cos 0। ये हो गया 1 इंटू 1। और इसी प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं, इसी प्रकार जे डॉट जे, इसका मान भी 1 होगा, और के डॉट के, इसका मान भी 1 होगा। तो यहाँ से एक और मिल जाएगा हम लोगों को कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के आई इज इक्वल टू 1। एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 होगा, क्योंकि अदिश गुणन जो क्रम बिन्वय नियम का पालन करता है।
अदिश गुणांक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ये अदिश गुणांक की छठी प्रॉपर्टी है। छठी प्रॉपर्टी के बाद इसमें मतलब दो वेक्टरों के, अब इसके कंपोनेंट में मतलब 3D वाले में हम लोग सीधे गुणा करके देखेंगे कि दो सदिश राशियों का अगर 3 डायमेंशनल रूप में अगर उसको हम देखें तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो छठवां चलेंगे हम लोग सीधे अदिश गुणन में लंबकोणीय सदिशों का सीधे अदिश गुणन देखेंगे हम लोग कि क्या हो सकता है या क्या होगा। तो ये छठवां हो गया। सातवां में हम लोग देखेंगे, सातवां 7 ए बराबर यहाँ पे कुछ भी लेना है x1 ए बराबर लेना है ax, इसके 3 कंपोनेंट az और b बराबर लेना है bx by और bz। तो इनका अगर हम लोग अदिश गुणन निकालें हैं तो क्या निकलेगा, a डॉट b ये हो जाएगा ax ay az डॉट b लिखेंगे तो bx by bz। अब यहाँ पे 3 पद है, यहाँ पर भी 3 पद है, तो सीधे यहाँ पे जो है त्रिपदी का त्रिपदी में हुआ, यहाँ पे निकलेंगे 9 पद। तो 9 पद हम लोग सीधे लिखेंगे जल्दी जल्दी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ax ay और az जो है सदिश a का क्रमशः x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिशा में घटक है। ऐसे ही bx by और bz भी x y z अक्षों की दिशाओं में घटक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा ax bx I डॉट I डॉट I ax by I डॉट j ax bz I डॉट k। यहाँ पे ax I का गुणा जो इन तीनों में हो गया। अब दूसरे पद को लेंगे, उसका गुणा जो इन तीनों में कराएंगे तो होगा ay bx j डॉट I प्लस ay by j डॉट j प्लस, अब इसका गुणा जो तीसरे पद में होगा तो ay bz j डॉट k 6 हो गया। अब az को लेंगे इस तीसरे पद को और इसका गुणा जो इन तीनों में कराएंगे तो ये हो जाएगा az bx I डॉट k प्लस az by j डॉट k। यहाँ पे I डॉट k और I डॉट k और k डॉट I कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्रम विनिमय नियम का पालन करता हूँ, पहले ही प्रॉब्लम में देख चुके हैं। और अंतिम गुणा जो होगा az bz जो होगा k डॉट k का। अब इसके पहले भी हम लोग देखे थे I डॉट j डॉट k और k डॉट I, इन सब का अदिश गुणन जो 0 के बराबर होता है। और दूसरा देखे थे कि I डॉट I j डॉट j और k डॉट k, इन तीनों को अदिश गुणन जो है किसके बराबर होता है, स्वादिश गुणन जो 1 के बराबर होता है। यहाँ ध्यान से देखिए, स्वादिश गुणन जो एक यहाँ पे है, एक j डॉट j यहाँ पे है और k डॉट k जो है यहाँ पे है। इन 3 पदों को छोड़ के बाकी जितने पद बच रहे हैं उन सभी पदों को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे I डॉट j है 0 होगा, j डॉट k I डॉट k 0 होगा, j डॉट I 0 होगा, j डॉट k 0 होगा, I डॉट k 0 होगा, j डॉट, मतलब जितना भी I k j अलग अलग है वो 0, और I डॉट I j डॉट j और k डॉट k यही 3 पद बचेगा और उसका मान भी 1 होगा। तो हो जाएगा ax bx ay by az
बी जेड, ये होगा सीधे सीधे हम लोगों का ए डॉट बी का मान। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस फार्मूले से हम लोग कहीं पर भी अदिश गुणन निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डायमेंशनल का हो चाहे 3 डायमेंशनल का हो। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका है कहीं पे एग्जाम्पल कि सदिश ए इक्वल टू अगर दिया हुआ है 2i माइनस 3j और b इक्वल टू दिया हुआ है मान लीजिए कि 3i प्लस 5j। अगर आपको यहाँ पे a डॉट बी निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दोनों सदिशों को लिख लीजिए 2i माइनस 3j डॉट 3i प्लस 5j। अब इसका अदिश गुणन निकालेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस माइनस 3 इंटू 5 ax ay ax bx ay by और जेड वाला पद ही नहीं रखिए, उसको छोड़ देंगे, 2 तक ही चलेंगे। अब यहाँ पे 2 में 3 का गुणा होगा 6, अब 5 में 3 का होगा तो 15 और सीधे सीधे आ जाएगा ये -9, ए डॉट बी का मान -9। सीधे अदिश गुणन का मान जो यहाँ से निकाल सकते हैं, पा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होता है। तो यहाँ आके पूरा होता है एक टॉपिक सदिशों का अदिश गुणन। तो सदिशों का अदिश गुणन ये पूरा समझते समझते हम लोग पहुँच गए 46 मिनट तक, लंबा समय है। अब इसमें सदिशों का सदिश गुणन जो नहीं जोड़ा जा सकता, तो सदिशों का सदिश गुणन जो अगले वीडियो में, यहाँ तक हम लोगों ने देखा सदिशों का अदिश गुणन, इसको कई बार ध्यान से देख के आप इसको समझ के करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत अच्छी टॉपिक है, इसका आगे की पढ़ाई में भी बहुत उपयोग है। इसलिए जो सूत्र और गुण और विशेषताएं बताई गई हैं उनको ध्यान से करते हुए दोहराइए। ओके बाय।